नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बिहार में इसी साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले राज्य में बीते कुछ दिनों से अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ने लगा है। राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से शुरू हुआ अपराध का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती एक बंदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच जेडीयू, बीजेपी, राजद के नेताओं के साथ साथ वकील, किसान, कारोबारियों की भी हत्याएं हुई हैं। ये जो हत्याएं हुई हैं उसमें कई दागदार छवि के लोग भी शामिल थे। कई की हत्या आपसी रंजिश, जमीन विवाद जैसी वजहों की वजह से भी हुई। लेकिन जिस तरह से राज्य में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ साथ एनडीए के सहयोगी भी बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को बिहार के एडीजी कुंदन कृष्ण का एक अटपटा बयान भी सामने आया। एडीजी ने राज्य में बढ़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर किसानों के खाली समय को वजह बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बारिश होगी और किसान अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे तो हत्या जैसी घटनाएं घट जाएंगी। एडीजी के इस बयान को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई लोगों ने अतार्किक बताया है। इस बीच राज्य में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उससे सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हो गया है। राज्य में बीते 14 दिन में 28 लोगों की हत्याएं हुई हैं। हत्या का यह आंकड़ा इससे अधिक ही होगा, क्योंकि इसमें प्रेम प्रसंग सहित अन्य कारणों से हुई हत्याओं को नहीं जोड़ा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से चुनावी साल है, चुनावी साल में इस तरीके से जो घटनाएं बढ़ रही हैं और जो विपक्षी दल हैं वो लगातार सत्ता दल पर प्रभावी है कि बिहार में जंगल राज बढ़ रहा है, तो अपराध बेलगाम है। उधर एडीजी का भी अटपटा बयान आया है। एडीजी ने कहा है कि किसानों के फ्री समय में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, किसान व्यस्त हो जाएंगे। तो बिहार की सियासत इस समय पूरे तरीके से गरमाई हुई है और पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती एक बंदी की गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। इससे भी राजनीति पूरी तरीके से गर्म है। जेडीयू, बीजेपी, राजद के नेताओं के साथ साथ वकील, किसान और जो कारोबारी हैं उनकी भी हत्याएं बीते दिनों में हुई हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बीते कुछ दिनों में बिहार में बीते 14 दिन में 28 लोगों की हत्या सामने आई है। आपको बता देते हैं, 17 जुलाई को चंदन मिश्रा की पारस अस्पताल में हत्या की गई। खगड़िया में जदयू नेता राजकिशोर निषाद की हत्या। दानापुर में 20 साल के युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई, यानी कि 17 जुलाई। 16 जुलाई को मोतिहारी में 60 साल के व्यक्ति उपेंद्र सिंह की हत्या की गई। 14 जुलाई को सीतामढ़ी में पुट्टू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 जुलाई को पटना में अधिवक्ता जितेंद्र कुमार की हत्या। पटना में ही बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की हत्या। सीतामढ़ी में किसान राघव प्रसाद साहे की गोली मारकर हत्या। तो 14 दिन में 28 लोगों की हत्याएं सामने आ चुकी हैं और हो सकता है कि आंकड़ा कुछ और ज़्यादा ही हो। लेकिन फिलहाल एडीजी ने राज्य में बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर किसानों के खाली समय को वजह बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बारिश होगी, किसान अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे तो हत्या जैसी घटनाएं घट जाएंगी। अब उन्होंने किस वजह से ये बयान दिया है, हालांकि एडीजी के बयान को
है बिहार में 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। कौन सा शासन चल रहा है? का गठन हुआ है, गैंगवार हो गई है, गैंगवार। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है सराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है, भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं। अब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा? या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती है वो झूठ परोसने के लिए होती है? मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली थी। एक बार तो जुबान खोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है। एक बातें जो कही जाएगी सरकार से, फिर कोई बचेगा नहीं। देखिए, ये घिस पिट गया है, ये कोई बचेगा नहीं। जाइए ना गोपाल खेमका जी के परिवार में जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। मुजफ्फरपुर की उस बेटी के परिवार को जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। आज जो घटना हुई है अस्पताल में, एक प्रोमिनेंट अस्पताल में, वहां जाके उसके परिवार से कहिए, कोई बचेगा नहीं। साहब, बिहार कराह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के लिए घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है। देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया, अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। तो सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। लोग अब इतना मनोबल अपराधियों का देखिए कि पटना में जहां से सरकार जहां बैठी है, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल, इतने बड़े अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। ये बिहार में हो क्या रहा है? अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। अब हर लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया, गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंपारण बिहार आ रहे हैं, बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए, क्या कहा जाए इसे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कल बिहार की जनता सुनना चाहती है कि आखिर ये अपराधियों का तांडव हो रहा है, सरकार कहाँ सोई है। हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में
ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है, यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो दो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। तो बिहार में जिस तरीके से हत्याएं बढ़ रही हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको सुना रहे थे और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ शशांक रंजन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हैं और आरजेडी से डॉक्टर राजकुमार रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, आपसे सवाल करूंगा, क्या कुछ बिहार में देखने को मिल रहा है? चुनावी साल है और जो जंगल राज होता था वो फिलहाल बरकरार है। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपकी कोई बात की गलत नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात को पूरा मैं सर माथे लूंगा कि वाकई में ग्राफ जो एकदम बिहार के अंदर बड़ा है क्राइम का, सबके सामने है। देश का मीडिया दिखा रहा है, इसको कोई क्राइम नहीं है और मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा भी। और ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है और राज्य पुलिस काम नहीं कर रही। और आपने जो स्टेटमेंट में सुनवाई डीजीपी साहब बिहार की, डीजीपी बिहार की, वो भी बहुत निंदनीय है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा एक आईपीएस अधिकारी और वो भी वरिष्ठ जो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको स्टैचू नहीं देंगे वो, और मैं इसका साथ भी नहीं देता इस टाइम। पुष्पेंद्र जी, समझने वाली बात तो ये है कि ये जो घटनाएं बढ़ी हैं ये अभी क्यों बढ़ी है, इस चुनाव के चंद दिन पहले क्यों बढ़ी, इससे पहले क्यों, और इतनी हाईलाइट की करके जो हुई घटनाएं हो रही है, इससे क्या क्या करना था। ये समझने वाली चीज है कि जो लोग छुपे बैठे थे, जिन राजनीतिक संरक्षण के सहारे बैठे थे, वो बिलों से निकल के चुनाव में दहशत और किसी को फायदा पहुंचाने का काम करना शुरू कर दिया। नहीं, ये तो भटनागर जी आपने कहा है कि चुनावी साल है, चुनाव का माहौल है, इस वजह से जो लोग छुपे बैठे थे वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन एडीजी साहब तो खुद बोल रहे हैं कि मई जून के महीने में घटनाएं बढ़ने लगती हैं। नहीं, मैं समर्थन नहीं करता पुष्पेंद्र जी। हाँ। ये कोई तर्क वितर्क नहीं है। हाँ। क्राइम को लेकर ये तर्क वितर्क नहीं है। मुझे खुद बहुत सुन के हैरत हो रही कि एक आईपीएस अधिकारी, वो भी बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहां की जनता का, वो इस तरफ इस टाइप का स्टेटमेंट दे सकते हैं मीडिया को, बड़ा दुखद है। और मैं डीजीपी की मैं बिल्कुल साथ को मैं नहीं दूंगा। और सरकार इसके बारे में भी पूछेगी कि, और नोटिस भी देगी, पूछेगी भाई किस बिहार पे दी है, ये पूछा जाएगा, ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार अगर बिहार के अंदर चल रही है जेडीयू के साथ और माननीय नीतीश जी चला रहे हैं, ये थोड़ी ना कोई कुछ भी बोल जाएगा। और रही क्राइम की बात, 2 दिन में आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा इस चीज का भी। और बाकायदा खुद इस चीज की तफ्तीश चल रही है जो क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है इतना, एकदम क्यों बढ़ा और ऐसा ही क्यों कि जो खुलेआम चल रहे हैं। तो नहीं भटनागर जी, वही बात, तो 2 दिन में क्या कुछ नजर आ जाएगा? पिछले 14 दिन के अंदर 28 लोगों की हत्याएं हो गई, तब से अब तक तो कुछ नजर आया नहीं, अब 2 दिन में क्या कुछ बदल जाएगा? पुष्पेंद्र जी देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कुछ नजर नहीं आया, तो आपने देखा किस तरह हत्यारे पकड़ी भी गए और किस तरह इनकाउंटर भी हुआ। आप ये नहीं कह सकते। आपको तो रोज टीवी में बैठना। मैं बोल रहा हूँ सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, अगर घटनाएं होंगी तो सीधी सी बात है कार्रवाई भी होगी। सवाल ये है कि आखिर ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है?
ठीक है, सीधी सी बात है, जो अपराधी हैं वो तो पकड़े ही जाएंगे, आपकी सरकार हो या किसी और की हो। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, कोई भी घटना होती है वो कहके नहीं होती, मॉनिटर करके या मैसेज करके नहीं होती। घटना करने फलाने दिन जा रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है उसको बारीकी से निगाह है। अगर पुलिस को अगर चीज पता हो तो घटना हो रही क्यों? जो आपने अभी आप दिखा रहे थे कि किस प्रकार से एक रजिस्ट्रेटर की अभी हत्या हुई जेल उसके अंदर अस्पताल के अंदर, किस प्रकार हुई? जमानत पे बाहर था, जिस तरह धोखे से मारा गया, कहीं से तो कुछ रेकी या रंजिश होगी। नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जाके मार दिया जाएगा, इतनी कानून व्यवस्था खराब है। अंदर जी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कानून व्यवस्था खराब की बात नहीं है। जो बदमाश अपना काम कर रहा है और पुलिस अपना काम कर रही है, अगर पुलिस को खबर होती है तो बाहर ही नहीं मार देती उन पांचों को। मतलब भटनागर जी, आपके कहने का मतलब ये है कि बदमाश अपने काम अच्छे से कर रहे हैं, वो पुष्पेंद्र हत्या कर जी, रहे हैं, क्या और पुलिस बताइए अपना क्या काम अच्छे घटना से कर रही कैसे है उनको होती है? पकड़ने का। क्या घटना कैसे होती है, क्या क्राइम कैसे होता है? आज रात को किसके यहाँ चोरी हो किसके यहाँ नहीं होगी, क्या पुलिस को पता होगा? पुलिस देखता थोड़ी ना है। ये हो गई घर मकान दुकान की बात, किसी के यहाँ चोरी हो गई, लेकिन हॉस्पिटल में तो मैंने क्राइम की बात कर दी है। मेरे हिसाब से हॉस्पिटल तो देखना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है भटनागर जी, मैं आऊंगा आपके पास। आरजेडी से राजकुमार रंजन जी हमारे साथ हैं। जो वांटेड था, क्या कुछ देखते हैं बिहार में? उसके साथ गला रखते सर। मैं भटनागर जाऊंगा आपके पास। राजकुमार जी, क्या कुछ देख रहे हैं बिहार में? आवाज आपकी नहीं आ रही, क्या पूछा आपने? हाँ, मेरा सवाल यही है, इन दिनों क्या कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में? पुष्पेंद्र जी, जिस तरह से आपने अपने टीवी चैनल पर जो अपराधी का ग्राफ दिखाया, जाहिर है कि लंबी फहरिस्त है। दोबारा पुनरावृत्ति करना मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी होगा। बिहार में किस तरह की घटनाएं घट रही है, अपराधी इतना हम क्यों हैं, वह एक ऐसे बिहार का शासक, बिहार की सरकार, बिहार की प्रशासन गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो स्टेटमेंट जारी की जा रही है, ऐसा लगता है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का डिसऑर्डर हो चुका है। आप देखिए पारस हॉस्पिटल, जो कि 2.8 किलोमीटर उसी रोड पर सरदार पटेल पुलिस मुख्यालय है, 3.9 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री का आवास, राज्यपाल का आवास, और वहीं पारस हॉस्पिटल एक जानते हैं कि एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है बिहार पटना का। पटना जैसे शहर में आप देखिए एक ऐसी दुर्दांत अपराधी घटना को अंजाम देता है, हॉस्पिटल के अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि वह फिल्म की शूटिंग चल रही, और एक दूसरे अपराधी जो चंदन मिश्रा है उसको जाके गोली मार दे। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक IIC का बैंक मैनेजर था, उसको मारकर कुएं में डाल दिया गया। आए दिन अपराध, बिहार में अपराध की एक लंबी फहरिस्त है, सिलसिला बन चुका है। ऐसा लगता है कि सरकार और शासन प्रशासन की कोई पकड़ नहीं रह गई है, और पकड़ रह भी क्यों जाए जब आपके सरकार प्रशासन में कुंदन कृष्णन जैसे ADG यह स्टेटमेंट जारी करते हो कि अभी तो अपराध का समय चल रहा है, जैसे किसान खाली बैठे हुए हैं तो अपराध करेंगे ही। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट अगर बिहार पुलिस के द्वारा दी जा रही है तो अपराधी तो बेखौफ होंगे ही। और दूसरी तरफ ललन सिंह कह रहे हैं आपसी रंजिश के कारण हो गया। ये कब तक यह कहने से काम चलेगा कि आपसी रंजिश की उसके कारण से हो गया? अरे सीधा सीधा कहिए सरकार आपसे नहीं चल रही है, शासन प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये तो हॉस्पिटल को करना चाहिए, हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल की गलती है, पारस हॉस्पिटल में सुरक्षा की कमी थी। अब देखिए किसी भी शासन तंत्र को चलाने के लिए वहां की सरकारें और प्रशासन का जो एक शासन प्रशासन में दबदबा रहता है और उससे अपराधी डरते हैं, भय लगता है उससे अपराध करने से। जब शासन प्रशासन और सरकार
के द्वारा ऐसे वक्तव्य दिए जाएंगे जो जिम्मेदारी पूर्ण वक्तव्य नहीं है, तो ऐसे में जाहिर है कि अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, बिल्कुल। और यह ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आपकी बात समझ ली मैंने। शशांक रंजन जी, लास्ट में, हाँ शशांक रंजन जी, इस तरह की घटनाओं से ऐसा लगता है कि सत्ता, प्रशासन और अपराधी कहीं न कहीं कमजोर हो गया हो और ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था चल रही। ठीक है, बिहार के लिए बहुत ठीक है रंजन साहब। शशांक रंजन जी, क्या कुछ, क्योंकि चुनावी साल है और मुद्दे तो बहुत है विपक्ष के पास इस समय, ठीक है, तो इन आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस कुछ हमलावर है सरकार पर या फिर ठंडे बस्ते में सब कुछ? जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। हाँ। ये बिहार में जिस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रहे हैं, इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था लगभग नगण्य है। पुलिस प्रशासन एक तरह से कहा जाए तो अपराध को रोकने के प्रति गंभीर नहीं प्रतीत हो रही है, और जिस प्रकार का बयान प्रशासन की ओर से आ रही है यह निंदनीय है। और आज अगर यह कहा जाए कि जिस बिहार की पहचान कभी देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने के रूप में हुआ करता था, आज उस बिहार की आपराधिक छवि बन रही है कि आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है, तो यह चिंता का विषय है। इस प्रकार से सरकार में शामिल लोग लीपापोती कर रहे हैं, यह भी अच्छी बात नहीं है। हर घटना के बाद सरकार के तरफ से, शासन के तरफ से, प्रशासन के तरफ से सिर्फ यह कह दिया जाना कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, इससे जो है अमन चैन नहीं आने वाला है। जब तक सरकार का रवैया कठोर नहीं होगा, प्रशासन सख्त नहीं होगी, तब तक विधि व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं, और जिन मुद्दों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा चुनाव 2005 के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बिहार की जनता के सामने आए थे, आज उन्हीं मुद्दों पर मौजूदा सरकार विफल दिख रही है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अब बिहार की जनता को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या जिन मुद्दों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सत्ता में आए थे, क्या उन मुद्दों पर वे सफल हैं? ठीक है हेमंत गुप्ता जी, पिछले 14 दिनों में 28 लोगों की हत्या जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके अलावा और भी केस हो सकते हैं, लेकिन समस्या कहाँ कुछ नजर आ रही है? ठीक है, ये बात तो हर सरकार कह देती है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है, कोई भी राज्य हो एनकाउंटर भी रोज कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। लेकिन वो जो पिछले दिनों मांग हो रही थी योगी मॉडल वाली बिहार के अंदर, क्या वाकई अप्लाई करने की जरूरत है बिहार में? पुष्पेंद्र जी, आपने 3 सवाल किए। अभी जो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव सितंबर अक्टूबर में जो होने जा रही है, उसको लेकर जो ये वारदात बढ़ी है वो, और 14 दिनों में 28 लोगों की हत्या, जिसमें राजनीतिक नेता, वकील, किसान, कारोबारी सब शामिल है। और तीसरा कि एडीजीपी बिहार के जो कुंदन कृष्णन है, उनका जो बेतुका बयान है उसको लेकर, तो ये सीधा सीधी जो मसला है ना, ये राजनीति का अपराधीकरण है। लोकतंत्र सुधार जब एक संघ बनी थी तो उसने क्या फाइंड आउट किया था कि देश में भ्रष्टाचार है, कानून की जो अवमानना करने का जो नियम चल रखा है, काला धन जो है देश में जो बढ़ रहा है, और जो अपराधी किस्म के व्यक्ति जो अपराध के दुनिया से राजनीति की तरफ मुड़ते हैं, उनके चलते ये राजनीतिक सरगर्मियां हमेशा चुनाव के समय बढ़ती है। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, वर्तमान स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर ये बता रही है कि बिल्कुल बिहार की स्थिति बहुत खराब है, और एडीजीपी का जिस तरीके से बेतुका बयान, गैर जिम्मेदार बयान आया, वो अपनी असफलता को छिपाने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और जनता को ऐसे डीजीपी के खिलाफ उठकर सड़कों में आना चाहिए कि कोई जब तक जनता सड़क पे नहीं आएगी, अपराध को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अपराध के पीछे
राजनीतिकरण है। सिंपल सी बात है। इसलिए अपराधीकरण, राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण दोनों साथ साथ चल रहा है। आप समझिए, राजनीतिक अपराधीकरण कब होता है? जब अपराधी सरकार में बने रहने के लिए राजनीति में भाग लेते हैं। और आप देखिएगा, इसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। आखिर ये जब चुनाव आती है तो ये मामला बढ़ता क्यों? खासकर खतरा समाज को होता है। लोकतंत्र जिस तरीके से बिहार लोकतंत्र की जननी मानी जाती है, उसी तरह क्राइम में बिहार का इतिहास भी रहा है। एडीआर का आंकड़ा क्या बताता है? 2004 में आप देखिए कि 24% सांसद आपराधिक थे, 2019 में 45% हो गए और 2023-24 में 44% हो गए। तो आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां जितनी भी बातें बोले वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर अपराध में राजनीतिकरण आ रही है और राजनीति को अपराधीकरण से जोड़ा जा रहा है तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन मुख्य बात क्या है? भ्रष्टाचार भी है। कोर्ट आदेश देती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती पुलिस, हमारे राजनेता इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते, तो आखिर कोर्ट का रोल कहाँ है? अब तो काले कोर्ट पर भी लोग हाथ डालना शुरू कर दिए। तो इस देश में कानून व्यवस्था रह कहाँ गई? हम सिर्फ बिहार को क्यों ले, हम पूरे देश की बात करें। जब कानून व्यवस्था अगर इस तरह से लचर होगी, जहां अदालतों की बातों को, आदेशों को या मानना की जाएगी, तो वहां तो आप रूल ऑफ लॉ नहीं बात कर सकते। तो राजनेता चुनाव मैदान में भ्रष्टाचार और बाहुबली को लेकर जब तक उतरना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये काम बंद होगा नहीं। क्योंकि आज धनबल चल रहा है, मनबल चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ज्ञान बल भी चल रहा है और शारीरिक बल भी चल रहा है। तो आदर्श चुनाव संहिता की जो बात आप करते हैं, ये राजनीतिक अपराधीकरण के सामने निहित बेकार हो जाता है। ऐसे में सुशासन को प्रभावित करने का या सुशासन को कायम रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि राज्य की राजतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें कानून और जुडिशरी दोनों को जोड़ करके एक देखा जाए। जब तक ये मैवनस्य के भाव छोड़ करके, प्रेजुडिस नहीं हो करके, करप्शन को नहीं छोड़ करके, एक दूसरे का जाति समीकरण की भावना से जब तक उठ करके काम नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी आपको पूर्व में बताया गया था, लोग इस अधिनियम का भी पालन नहीं करते। अब आप सोचिए 1983 में, जहां आप देखेंगे कि गठजोड़ की सरकार जब बनती थी तो इस तरह का विस्फोट होता था। आप गोपाल खेमका का मर्डर पूरे बिहार को दिया कि भाई इतना बड़ा आदमी, दिन दहाड़े उसके घर के सामने उसको गोली मार दी जाती है। अस्पताल में आज देखिए, पारस हॉस्पिटल में जिस तरीके से सीसीटीवी का जो फुटेज आ रहा है, टीवी में चल रहा है, वो क्या बता रहा? कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रही है। तो आप चाहे जितनी भी छुपा लें, ये कहे कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम शूटर सेल बना लेंगे और हम इस पर न्याय दिलवाएंगे, आप किसको न्याय दिलाएंगे? उस परिवार को न्याय नहीं दिला सकते। करोड़ों रुपया देख करके भी आप उसको न्याय नहीं दिला सकते। जिसका बाप मर गया, माँ मर गया, बहन मर गई, जिसका परिवार चल गया, जिसका कमाने वाला चला गया, वो सड़क में आ गया। आप कहते हैं कि अपराधीकरण को रोक रहे हैं। ठीक है हेमंत गुप्ता जी। प्रदीप भटनागर जी, एक तो अभी काफी कुछ बातें कही हेमंत गुप्ता जी ने, दूसरा तस्वीरों में आप अगर देख रहे होंगे तो खौफ नाम की चीज नहीं है उनके अंदर। जैसे कुछ भी आओ, बिहार में कर दो, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं होना। पुष्पेंद्र जी, बदमाशों गुंडों में खौफ होता है, आतंकवादियों में खौफ होता है। उनका काम ही, प्रोफेशन यही तो करेंगे ना वो। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो है बदमाशों में खौफ, या नहीं है? आ रहा भैया, उत्तर प्रदेश भी बिहार नहीं बन सकता। इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश बिहार जैसा जो है, जो उत्तर प्रदेश का आज सिस्टम है, बिहार में भी हो जाएगा सिस्टम। ये उस चीज को चल भी रहा है और सिस्टम बनने में भी। ठीक है, जो प्रदेश के मुखिया हैं वो अपने हिसाब से चला रहे हैं और जिस प्रकार से चल रही है सरकार, उसको भी दिख रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जो गीत गाया जा रहा है, क्या लॉ एंड ऑर्डर उससे पहले खराब था? 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले? आज लॉ एंड ऑर्डर सबको खराब दिखाई दे रहा है, तब तो राजनीति सिस्टम दिखाई दे रहा है। इससे पहले तो कभी विरोध नहीं करा। तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री जब बने, कितने अपहरण और कितनी हत्याएं होती थी। डेली अपहरण होते व्यापारियों के, तब कहाँ सो रहे थे साथ आंदोलन जी की? आज इतनी घटनाएं 10-12-15 दिन में क्यों बढ़ी? और ये जो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया,
इस बदमाश को जो हॉस्पिटल में मारा, तो क्या पुलिस को पहले वो खत लिख के देके आए गए थे कि भाई हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मारने गए तुम आना मत। तो एक हम बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम आप यहाँ बैठे हैं, कोई गुंडा बदमाश एकदम घुस गया मेरे घर के अंदर, कि वो थाने में बोल के आया है क्या कि फलाने घर में कुछ जा रहा हूं। रही क्राइम की ग्राफ की बात, क्राइम को ग्राफ कम करने के लिए देश में भी और प्रदेशों में किस तरह काम चल रहा है देखा है। तो मैं और प्रदेशों में जाना नहीं चाहता, मुझे और प्रदेशों को भी पता, तेलंगाना में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, सबका पता है। मैं बोलने को बोल सकता हूं मैं, मगर क्या है, राजनीतिकरण करनी है तो कांग्रेस उसी उस सत्ता भोगियों पे जाएगी जहां पे सरकार नहीं है। बताइए, जज का मर्डर हुआ झारखंड के अंदर, क्या राहुल गांधी की आवाज निकली? एक बिटिया का हिमाचल में मर्डर हुआ, राहुल गांधी की आवाज निकली? आवाज निकलेगी तो केवल बीजेपी शासित राज्यों के लिए निकलेगी और कहीं के लिए नहीं निकलेगी। अब भाई आरजेडी की बात, इस मुख्यमंत्री को कंस्ट्रक्शन नहीं बोलने आता हो, इस मुख्यमंत्री को पूरा सिस्टम ही नहीं पता क्या बोल रहे हैं कि मंच पे आप क्या अधिकारियों को मूर्त कह रहे हैं, आप ऐसे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं तो चाहूंगा सबसे पहले तेजस्वी जी को पढ़ाई करने के लिए कहीं दिल्ली में भेजा जाए कि 10वीं 12वीं पास कर ले, तो कम से कम लोग तभी संभालेंगे जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, जिन्होंने गरीबों की जमीन खाने के बाद नौकरी के आज भट्टागर जी आपके हिसाब से क्या कुछ वजह है, सीधा क्यों बढ़ रही है घटनाएं? घटनाएं बड़ी नहीं, बढ़ाई गई है। हाँ, कौन बढ़ा रहा है? सारा हाथ आरजेडी का है। आरजेडी का, ठीक है। हाँ। राजकुमार जी, आपका हाथ है बिहार में। पुष्पेंद्र जी, अभी हमने कुछ टाइम पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा, कितना रक्त भरा था। जो बिहार के अंदर रक्त चल रहा है ये होने नहीं देंगे, किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। ठीक। और जो बदमाश इन कांड कर रहे हैं, जो भुगतना पड़ी गई ना, उनको पता लग जाएगा। फिक्र रही है कि किसके हाथ है, किस पार्टी का साथ है, सब सामने आएगा। ठीक है। और आप ही चैनल पे दिखाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल हम ही दिखाएंगे, जब खुलासा होगा। और कौन दिखाएगा? राजकुमार जी। बहुत हैरानी होती है ऐसे मनगढ़ंत बातों का, जब हमारी सत्ताधारी पार्टी विवरण प्रस्तुत करने लगते हैं। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, पटना के अंदर हो रही है, मुख्यमंत्री के आवास से इसी रोड पर हो रहा है। चोरी हुई थी राबड़ी जी के घर के सामने हो रहा है। राबड़ी जी को ये पूछना राबड़ी देवी जी कोठी में चोर घुस गया बिहार के मुख्यमंत्री इतने अच्छे बोल के चले जाओ, घर से निकलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, एक वाक्य नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक वाक्य बोलने की स्थिति में नहीं है। उनका मानसिक संतुलन पता नहीं क्या हो गया है, शासन प्रशासन पर पकड़ ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि बिहार की राज्य सरकार मुख्यमंत्री नहीं चला रहे, उसके साथ साथ जो भूंगा पार्टी वाले लोग हैं वो चला रहे हैं। और चलाने के क्रम में ऐसी बार बार घटनाएं हो रही है। हैरान करने वाली बात है कि यह स्टेटमेंट दिया जाता है कि बिहार में बहुत सारे स्टेटों में, राज्यों में घटनाएं होती रहती है और यहाँ भी हो रहा है, तो क्या हो गया? अरे भाई, शासन में आप हैं, सरकार में आप है, पुलिस प्रशासन, आप गृह मंत्रालय आपके पास है। वही घटना घटने से पहले यह सोचना चाहिए घटना घट क्यों रही है, उसके पीछे का रीजनिंग समझना चाहिए। और घटना घट जाने के बाद कहती है बिहार सरकार उससे थोड़े बदमाश गुंडे पकड़ने के लिए कार्रवाई घुस गए, छूट नहीं पाए। क्या समझना चाहिए कि होती रहती है। पुष्पेंद्र जी पूछा जरा कि हॉस्पिटल में बदमाश घुस रहे हैं, वो क्या किसी ने बोल के उनके स्टेटमेंट में फोन कर जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री संदेश हम ये कह सकते हैं कि जो सुशासन के नाम पर आए थे, अभी जिस तरह के हालात बिहार के हैं, ऐसा लगता है कि सुशासन के नाम पर चले जाएंगे। और ठहर कर सोचना चाहिए तो मुख्यमंत्री को क्या बिहार की सरकार के जो नेतृत्व करता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लगातार
बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, क्या वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं? क्या अपनी मुद्दे को बात नहीं रख सकते हैं? यह अव्यवस्था क्यों फैली हुई है? क्यों अपराधी बेखौफ हो गए हैं, निर्भय हो गया है? क्या उस पर कोई स्टेटमेंट जाहिर नहीं कर सकते हैं? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी मानसिक हालात कुछ इस तरह की है तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, पर्दे के पीछे की गतिविधि चल रही है, इसलिए सरकार प्रशासन पर सरकार की पकड़ ही नहीं है और एक गठजोड़ चल रहा है। राजनीतिक सत्ता अपराधी का भागीदारी, हिस्सेदारी और गठजोड़ से बिहार सरकार अपने तमाम गतिविधि कर रहे हैं। इसके कारण से आम जनता के अंदर एक खौफ भर गया है, आम जनता विवश है। ठीक है, वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ठीक है राजकुमार अगर जी। ऐसी अव्यवस्था है तो मैं तो यह कहता हूँ कि सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। जब आपसे सत्ता चल ही न रही है, ठीक है, शासन चल नहीं रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता हेमंत गुप्ता जी, ठीक है राजकुमार जी। ऐसे में एक जिम्मेदार ना ढंग से आप समझ जाइए, ठीक है कि आप हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि अगर हम एक बिहार का उदाहरण लें, और बिहार का उदाहरण हम ये लें कि नीतीश कुमार ने एक बहुत कठोर फैसला लिया था कि बिहार में शराबबंदी कर दी गई, शराब बंद। क्या उसके बाद भी शराब देखने को नहीं मिली बिहार में? लोगों ने बनाना बंद कर दिया। ये कहना गलत है कि बिहार में शराब बंद हो गई और बिहार में शराब का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक सरकार की शक्ति अपराधियों पर लगाम करने के लिए नहीं हो और राजनीति का अपराधीकरण नहीं रोका जाएगा, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। ये आज के वर्तमान सरकार पर दोष देना ये गलत होगा, क्योंकि ये इस सरकार की गलती नहीं है। ये परंपरा चली आ रही है अपना राजनीति का अपराधीकरण, और इसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने यहाँ जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं उनको करप्शन से बाहर निकलना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होना होगा। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा ये नियम बढ़ता रहेगा, अपराधीकरण होता रहेगा। और खासकर बिहार वो जगह है, वो राज्य है देश में जहां जाति समीकरण की बहुत ज्यादा संभावना बनी रहती है और जाति समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। यह सच है कि अभी जो बिहार में कई पार्टियां हैं उसमें 2 पार्टियां तो ऐसा जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, जिनका राजनीतिकरण ही अपराधीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में कहना कि चुनाव में ये अपराध नहीं बढ़ेगा, यह अपने आप में गलत होगा। नहीं, ये तो है, जिस तरीके से बिहार में चुनावी माहौल में देखा जाता है, तो मतलब जो आपने कहा वो भी ठीक है। और हर पार्टी की तरफ से कोई ना कोई नेता ऐसा भी है जो बाहुबल टाइप का दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, निश्चित रूप से। हाँ, तो आपने अभी यूपी का जो जिक्र किया, देखिए यूपी में क्या हुआ, जितने बाहुबली थे उसको सरकार ने कंट्रोल कर ली। सरकार की इच्छा शक्ति थी। आप योगी जी को क्या है कि योगी जी ने उनकी इच्छा शक्ति ने वहां पर अपराध को कंट्रोल किया। मैं वही कह रहा हूँ, जिन राज्यों में अभी भाई साहब ने कहा कर्नाटका में क्या हो रहा, मुंबई में देखिए क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या होता था। आज पूरे भारत में जो क्राइम कंट्रोल हुआ बीजेपी की सरकार में, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी को बहुत बधाई देनी चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम में कंट्रोल हुआ। लेकिन कब? ये उनकी इच्छा शक्ति हुई, ये गृह मंत्री की इच्छा शक्ति हुई। आप अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर अपनी छवि बनाई, ये इच्छा शक्ति हुई। तो जब तक सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल हेमंत जी, और जो आपने उदाहरण दिया बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो माफिया थे, बदमाश थे, उनको बीजेपी सरकार ने यानी योगी सरकार ने ढेर कर दिया। अगर बिहार की तरह वो भी परंपरा को आगे बढ़ाते रहते तो वो भी उन माफियाओं के साथ रहकर अपना वोट बैंक बढ़ा सकते थे, जो बिहार के अंदर देखने को मिल रहा। और यही वजह है कि घटनाएं बढ़ रही हैं। शशांक रंजन जी। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लालू जी के 15 साल के शासनकाल को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और तमाम विरोधियों के द्वारा जंगल राज कहा जाता है,
तो मैं पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि लालू जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा के समर्थन से बने थे। तो भाजपा के साथी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिहार में अगर जंगल राज था तो भारतीय जनता पार्टी उस जंगल राज से अछूता है? मैं यह जानना चाहूंगा। नहीं, मैं तो शशांक जी ये बोल रहा हूँ, समर्थन वर्थन की बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि सामने वाले को रोकने के लिए वो सभी दल एकजुट हो रहे हैं जिनकी कभी आपस में बनी नहीं। और आपका जो इंडिया गठबंधन है, सुनने में आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में। देखिए, हर कोई अकेले लड़ने के लिए स्वतंत्र है, यह लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ पर हर कोई समय के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और अगर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने का निर्णय लेती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होगी। नहीं, लोकतंत्र को तो मजबूती मिल ही रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस मजबूत थी उसको कैसी स्थिति में ला दी, ये भी तो सोचिए आप। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व की चिंता नहीं करते हैं। हमारा चिंता राष्ट्र के अस्तित्व को लेकर है। हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हम रहे न रहे, हमारी पार्टी रहे न रहे, हमारा भारत भूमि विश्व का सिरमौर बना रहे, हम इस बात की वकालत करते हैं। ठीक है। भटनागर जी, एक उदाहरण दिया था हेमंत गुप्ता जी ने और काफी शानदार उदाहरण था कि ये जो बिहार में जो परंपरा चली आ रही है, चलने आने का मतलब जो माफिया थे, जो बदमाश थे, जिनके दम पर वोट बैंक की राजनीति की जाती थी, जो अपने कहने से वोटों को जोड़ देते थे, उन लोगों का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा और सरकार आती रही, उन लोगों को समर्थन करती रही। उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि उन लोगों को किनारा कर दिया, साइड में कर दिया साफ। पुष्पेंद्र जी, आम आदमी पार्टी से ही बैठे हुए, आम आदमी पार्टी से भी है। पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। ये आम आदमी पार्टी के कोई नेता बैठे हैं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है। नहीं, आम आदमी पार्टी से कोई है क्या यहाँ पे? इस कलर कोई भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के दल जरूर हैं, कह दीजिए कुछ। दल कौन कौन से हैं? कांग्रेस है, आरजेडी है, बताइए। अच्छा, कांग्रेस और आरजेडी। ये जो घटनाएं बढ़ी हैं, तेजस्वी यादव ने भी क्या काम किया था? शाहबुद्दीन रहे हैं, नारे लगवाए थे, खुले में लगवाए थे। कौन शाहबुद्दीन? वही शाहबुद्दीन कितने दो भाइयों को एक परिवार के जो दो चिराग थे उनको तेजाब में ढलवा के मरवा दिया था, टुकड़े करा दिया छत के लिए, वही शाहबुद्दीन। और उसके बाद से घटना क्यों बढ़नी शुरू हो गई? आज जो लालू प्रसाद यादव जैसे क्राइम और क्रिमिनल को बढ़ावा देने वाले जो अपनी राजनीति क्राइम पे चलाते थे बिहार के अंदर, आज यहाँ वो हिसाब पूछ रहे हैं। अरे भाई, बिहार की जनता पूछ रही है, चारा का माल कहाँ है? जो जमीनें तुमने नौकरी के बदले ली, तो क्या हुआ? अरे रेल खा रहे, जमीन खा रहे, भूल गए क्या? खानदान रोज चक्कर लगा रहा है, रोज चक्कर लगा रहा है अदालत के। इधर कांग्रेस चक्कर लगा रही है भ्रष्टाचार में, यहाँ आके ईमानदार बन रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं। जरा सोनिया जी से पूछिए ना, जरा ईडी और सीबीआई का चक्कर लग रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री हमारे बिहार में आ रहे हैं, पारिवारिक पार्टी सारे जेल जाने को तैयार बैठे हैं। क्या ईमानदारी रसीदे पढ़ रहे हैं, यहाँ ज्ञान दे रहे हैं बैठ के? माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए उस पर। परिवार के लोग अपराध के बारे में बोलना चाहिए। भटनागर जी बात ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ बैठ के। भटनागर जी ठीक है, लेकिन आप अरे भाई, शाहबुद्दीन को क्या हुआ था जो अमर रहे के नारे लगा रहा था? अच्छा, ठीक है। उप मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल को नहीं पता शाहबुद्दीन कौन गुंडा बदमाश था? कितने सारे केस थे? जिसके मुखिया, जिसके मम्मी, ठीक है, और लंबे टाइटल देश के अंदर शासन करते, क्या उनके बेटे को जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, क्या उन्हें गुंडे बदमाश का अमर रहेगा बोलना खराब है? उसके बाद स्थिति, दयनीय स्थिति बिहार की हो गई है। अरे सब लालू जी का हुआ भैया, जंगल राज लालू यादव ने करा है। 17 महीने की सरकार में ठीक करा नीतीश जी ने। अब बिहार का आदमी कम जाता है मजदूरी करने बाहर, बिहार प्रदेश में ही मजदूरी ज्यादा करता है, अनुकरण करते हैं। इतना बिहार के लोग रुका है, बिहार में अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, एक एक करके आप सुन लीजिए। बोलने से कुछ नहीं होगा।
सुन लीजिए एक एक करके। भटनागर जी पूछिए जरा एक बार, भटनागर जी रीजन में है लाडले बेटा जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अच्छा ठीक है जो मुख्यमंत्री बनेगा वो जनता बना देगी, क्या कुछ होगा देखने वाली बात है। भटनागर जी अभी जो मैंने उदाहरण दिया, हेमंत गुप्ता जी ने जो उदाहरण दिया, आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? बिल्कुल, वो भी बता देता हूँ। चुनाव हो जाने दीजिए। हाँ। बिहार प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार प्रदेश का जो सुधार और सुधारण होना है पता लग जाएगा। यहाँ तो प्रदेश की जो पार्टी के नेता और विधायक बैठे हैं ना, वो भी बिल में छुपे बैठे रहते हैं। सपा से बड़े गुंडे बदमाश कौन होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? आज सबको ठंडा और शांत कर रखा है ना। थोड़ा बिहार को बहुत लंबे टाइम तक शांति कर, नीतीश जी ने जितनी शांति करी है, क्राइम खत्म करा है, यही पहचान है जो नीतीश जी आज 4-5 बार से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये प्रजातंत्र है। अगर लालू भटनागर जी दो बातें देखने को मिलेंगी। भटनागर दो बातें देखने को मिलेंगी। एक तो यूपी में शायद योगी आदित्यनाथ को किसी भी माफिया से, बदमाश से कोई लालच नहीं है, ठीक है, कि उनकी वजह से मुझे वोट मिले या ना मिले। लेकिन बिहार में अगर लालच हुआ नीतीश कुमार जी को ऐसे लोगों से, तो फिर तो समझ लीजिए कि आगे भी कुछ नहीं होने वाला। देखिए, लालच की बात तो ये है कि हमारे बिहार के अंदर कुछ राजनीतिक दलों ने ना धर्म के ऊपर राजनीति शुरू कर दी है। एक विशेष धर्म को खुश करना है, दूसरे धर्म को नीचे दिखाना है, जिस प्रकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी करते हैं, जिस प्रकार अखिलेश यादव करते हैं। ये समझने वाली बात है। आप शह देंगे तो गुंडे बदमाश तो बढ़ेंगे ना भाई। लॉ एंड ऑर्डर काम कायम करने के लिए विपक्ष का क्या काम है? सत्ता का साथ देना, प्रदेश के अंदर शांति के लिए, क्योंकि उन्हें भी तो उस बिहार प्रदेश का वोट चाहिए। ये प्रश्न पूछना, ये सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है ना। विपक्ष को अच्छा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपको बिहार से वोट नहीं चाहिए? नहीं, आपको बिहार से वोट नहीं चाहिए? आपके इतने सारे विधायक हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है? नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। मुख्यमंत्री करेंगे, जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं उनका कोई काम नहीं है। सुन लीजिए, इनकी सुन लीजिए पुष्पेंद्र जी। ठीक है। धारणा कैसी है? हाँ। सत्ता पक्ष का तो है, मैं आ रहा हूँ राजकुमार जी आपके पास आऊंगा। विपक्ष का काम है केवल भ्रष्टाचार करो, जमीन के बदले नौकरी दो, चारा खा जाओ गाय भैंस का, ITC का माल खा जाओ, रेल की पटरी खा जाओ, ये काम इनका था। ठीक है राजकुमार जी लास्ट कमेंट कर दीजिए। भटनागर जी ठीक है, समय कम है। राजकुमार जी, चाहे भारतवर्ष हो, सारा का सारा परिवार बेचारा जाता है। ठीक है भटनागर जी, ठीक है, समय कम है, मैं जवाब ले लेता हूँ राजकुमार जी से। राजकुमार जी बोलिए। मैं यह कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार, नीतीश सरकार, वर्तमान में ये बताइए, आप देखिए कोई नहीं है। भटनागर जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भटनागर जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप देखिए तमाम तरह की योजनाएं जो बिहार सरकार लागू कर रही है, वह माननीय तेजस्वी जी का विजन है, उसका अनुकरण किया जा रहा है। 5 लाख नौकरियों को देने की बारी जब आई तो यही हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से पैसा लाओगे। उन्होंने एक माइलस्टोन ग्रहण किया माननीय तेजस्वी जी ने, 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली। एक विजनरी, एक दृष्टि वाले लीडर, एक यंग लीडर, बिहार को एक ऐसा लीडर चाहिए जैसे जो नेतृत्व करता तेजस्वी जी में। जनता के तमाम समस्याओं संघर्षों में तेजस्वी जी खड़े रहने वाले लीडर है, लोकप्रिय लीडर है। आप देखिए 20 सालों से एनसीआरबी की रिपोर्ट, भारत सरकार की रिपोर्ट है ना, एनसीआरबी क्राइम रिपोर्ट है, 65,000 हत्या हो चुकी। आप कौन से सुशासन की बात कर रहे हैं? 1 लाख किडनैपिंग हो चुकी है। लगातार आए दिन, प्रत्येक दिन आप देखेंगे बिहार में कोई न किसी न प्रकार का क्राइम होते रहता है। ठीक है, सुनियोजित ढंग से लगता है क्राइम करवाया जा रहा है। ठीक है राजकुमार जी, समय कम है। मैं लास्ट कमेंट हेमंत गुप्ता जी से ले लेता हूं। ठीक है राजकुमार, हेमंत गुप्ता जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये जो बढ़ते अपराध है राजनीति का, उसका मैं नक्सल में 2 कारण बता देता हूँ और वही निकलेगा, चाहे पुलिस जितना भी इंक्वायरी कर ले, लास्ट रिपोर्ट आपको ये मिलेगा। एज ए जुडिशियल पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ये कि देखिए वो चंदन मिश्रा तो वो अपराधिता के लिए मारा गया, लेकिन सवाल ये होता है कि पुलिस कस्टडी में और जेल की कस्टडी के रहने के बाद पुलिस कस्टडी में वो हॉस्पिटल आया, तो कानून की जिम्मेदारी वहां बनती है कि ही हैज टू प्रोटेक्ट। अगर वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते तो आम आदमी को भी नहीं कर सकते।
और दूसरा जो क्राइम रेट बढ़ रहा है बिहार में, उसका पहला कारण है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉडी ने हमारा जो बिहार में रोहिंग्या और जो वोटर नहीं थे लेकिन वो वोटर बन गए थे, जिस तरीके से उसको कटनी कर रही है, वो एक बखलाहट है। चाहे उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व हुआ है, जिसका वोट बैंक कट रहा है, वो सब मिलकर इस तरह के हथकंडों को अपनाती है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि चुनावी साल है और जो विपक्ष है उसकी तरफ से भी ये कुछ ना कुछ साजिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई बिहार की कानून व्यवस्था अब पटरी से उतर चुकी है? जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर ही बदमाश आकर हत्या की घटना को अंजाम देने लगते हैं, क्या कुछ आगे बिहार में होने वाला है? देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।